तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 लैंडमार्क जजमेंट जो हर लॉ स्टूडेंट और क्लैट एस्पिरेंट को तो पता होने ही चाहिए। ये केसेस सिर्फ कानून नहीं बताते बल्कि इंडियन सोसाइटी और डेमोक्रेसी को शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू वकीलगिरी। तो फर्स्ट केस है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसने बर्थ दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस केरला में फ्यूडल जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। तो एडनीर मठ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास भी बहुत सारी जमीन थी केरला में जो इन रिफॉर्म्स से अफेक्ट हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले लैंड रिफॉर्म्स ब्लॉक करे थे गोलकनाथ के केस में, तो पार्लियामेंट ने 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट करके अपनी अमेंडमेंट पावर को सिक्योर करा था और इन लैंड रिफॉर्म्स को उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया था, जिससे ये लॉस कोर्ट में अब चैलेंज नहीं हो सकते थे। तो केशवानंद भारती ने, जो मठ के हेड थे, उन्होंने आर्टिकल 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल करी, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 25 रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट, आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट, आर्टिकल 14 इक्वालिटी एंड आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहा था ये लैंड रिफॉर्म। तो क्या थे की इश्यूज इस केस के? क्या आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर देता है पार्लियामेंट को? इवन फंडामेंटल राइट्स को भी क्या पार्लियामेंट चेंज कर सकती है? और क्या ऐसे अमेंडमेंट्स वैलिड हो सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू हटाने की बात करें? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता? तो इस केस का जजमेंट दिया 13 जज बेंच ने, जो इंडिया की लार्जेस्ट बेंच थी। इस केस का जजमेंट आया 7:6 के रेशियो में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। साथ ही 24th एंड 29 अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, लेकिन 25th अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जो बात करते थे जुडिशियल रिव्यू को हटाने के लिए। ये केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लेकर आया और अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन से पार्ट्स अमेंड हो सकते हैं और कौन से बिल्कुल सेफ हैं, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सभी अब इनवॉयलेबल हो गए हैं। तो नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहले A.K. गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को नैरो डिफाइन किया था। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉलो करना माना गया था और जो फेयरनेस चेक करने की बात नहीं करता था। इसकी वजह से सरकार आर्बिट्ररी एक्शंस ले सकती थी। तो मेनका गांधी, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने 1976 में एक पासपोर्ट इशू कराया था अपना, और 2 जुलाई 1977 को बिना कोई रीजन बताए अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट बोलकर। जब उन्होंने रीजंस मांगे अंडर सेक्शन 10(5), तो सरकार ने कॉन्फिडेंशियलिटी का एक्सक्यूज दे दिया। इस केस के इश्यूज थे कि क्या आर्टिकल 21 का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए या नहीं, और क्या आर्टिकल 14 दैट इज अबाउट इक्वालिटी और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो की बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की, क्या ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं एज एन इंटीग्रेटेड स्कीम, यानी क्या उन्हें साथ में पढ़ा जाना चाहिए? यहाँ बात हुई है गोल्डन ट्रायंगल की, जिसके ये 3 आर्टिकल्स 3 कोने की तरह हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया और साथ ही इंक्लूड किया सब्सटैंटिव राइट्स को, डिग्निटी, प्राइवेसी, ट्रैवल और रेपुटेशन वगैरह। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अब सिर्फ फॉर्मल कंप्लायंस नहीं है बल्कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी है। आर्टिकल 14, 19, 21 आपस में इंटरडिपेंडेंट राइट्स हैं, जिसे आप कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो नेक्स्ट केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो सेक्शन 377 आईपीसी, जो कि कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस को क्रिमिनलाइज करता था और साथ ही विक्टोरियन मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करता था, और जिसकी वजह से LGBTQ कम्युनिटी पुलिस हैरेसमेंट, हेल्थ केयर से दूरी और सोशल स्टिग्मा फेस करती थी। तो अप्रैल 2016 में नवतेज सिंह जौहर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी और आर्ग्यू किया कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस केस के इश्यूज थे कि क्या सेक्शन 377 इक्वालिटी आर्टिकल 14, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 को वायलेट करता है या नहीं करता, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्या वो सोशल और रिलीजियस मोरालिटी से ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 377 को रीड डाउन किया और साथ ही प्राइवेट कंसेंशुअल सेम सेक्स एक्ट्स को अडल्ट्स के लिए डीक्रिमिनलाइज किया, पर नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स, माइनर, बेस्टिलिटी अभी भी पनिशेबल है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन,
प्राइवेसी एंड डिग्निटी का पार्ट अभी भी हैं और जो कि प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 से। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटी दी। तो नेक्स्ट केस पे जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन सारे केसेस के डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है डिस्टिट्यूट वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ इद्दत के बाद मेंटेनेंस खत्म कर देता है, दैट इज 3 months आफ्टर द डिवोर्स। तो शाह बानो 73 इयर्स की मुस्लिम महिला थी जिसको ट्रिपल तलाक 1978 में दिया गया था। इद्दत के बाद इनके हस्बैंड ने मेंटेनेंस रोक दी थी। तो शाह बानो ने सेक्शन 125 के अंडर 500 रुपए पर मंथ मांगा एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे इश्यूज थे कि क्या पर्सनल लॉ सेक्शन 125 के एप्लीकेशन को पोस्ट इद्दत के बाद एक्सक्लूड कर सकता है या नहीं कर सकता, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल लॉ से ऊपर है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि मुस्लिम वुमेन इद्दत के बाद सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस मांग सकती है और पर्सनल लॉ सेक्युलर स्टैट्यूट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। इस केस के बाद पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया, जिसने दोबारा से मेंटेनेंस को इद्दत तक लिमिट कर दिया। इसके रिस्पांस में डेनियल लतीफी ने 2001 में इस एक्ट को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देके मेंटेनेंस राइट्स को रिस्टोर किया जो शायरा बानो के केस में दिए गए थे। तो नेक्स्ट केस इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओलियम गैस लीक केस। तो इस केस में हुआ क्या कि दिसंबर 1985 में दिल्ली के श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर प्लांट से ओलियम लीक हुआ। ओलियम एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिससे एक आदमी की जान गई और कई लोगों ने गहरी चोटें खाई और पूरा एरिया पैनिक हो गया। ये इंसिडेंट भोपाल ट्रेजेडी के कुछ साल बाद हुआ था, जिसकी वजह से पब्लिक का इंडस्ट्रियल हजार्ड को लेकर डर और ज्यादा बढ़ गया था। इस केस में MC मेहता ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी। उनका कहना था कि प्लांट के हजार्डस ऑपरेशन ने लोकल रेजिडेंट्स का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया है। कंपनी और गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस और रेगुलेशंस हैं और ये इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था, तो उनकी कोई फॉल्ट ही नहीं है। इस केस के इश्यूज थे कि क्या हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज के लिए लायबिलिटी का क्या स्टैंडर्ड होगा, फॉल्ट बेस्ड होना चाहिए या कुछ और दूसरा ये कि एक्सीडेंट होने पर विक्टिम को कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, फ्लैट रेट होंगे या एंटरप्राइज की कैपेसिटी के हिसाब से। तो इस केस में जस्टिस PN भगवती ने बेंच को लीड किया और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश किया। तो जो भी एंटरप्राइज हजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है वो एब्सोल्युटली लायबल होगा फॉर एनी हार्म बिना किसी डिफेंस के। कंपनसेशन विक्टिम्स को प्रोपोर्शनेट मिलेगा और एंटरप्राइज की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा। ये केस रेलन वर्सेस फ्लेचर रूल से भी स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है और सारे एक्सेप्शंस को हटा देता है। विक्टिम्स को फास्टर और सर्टेन कंपनसेशन मिलने की बात यहाँ पे की जाती है। ये डिसीजन आज भी इंडिया के एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन है, प्रिवेंटिव रेगुलेशन और कोऑपरेटिव अकाउंटेबिलिटी पर एम्फेसिस देता है। तो ये सारे केसेस इसी तरफ इशारा करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम और लिविंग डॉक्यूमेंट है जहाँ ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।